नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनो उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ नेहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास पर पूर्व राष्ट्रपति एवं महान शिक्षाविद भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। वहीं सीएम धामी ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में दिए गए योगदान से समाज हमेशा प्रेरित होगा। साथ ही शिक्षक दिवस की सभी प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान प्रक्रिया शुरू हो गई है। वही विभिन्न पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना 8 सितंबर को होगी। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट देने जा रही है। बागेश्वर ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में बसंत को खिलाएंगे। हम जीतेंगे। बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट देने जा रही है और बागेश्वर ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में वो बसंत खिलाएंगे। हम जीतेंगे। बागेश्वर की जनता परिवर्तन के लिए वोट देने जा रही है और बागेश्वर ने तय कर लिया है कि कांग्रेस के आंगन में बागेश्वर में लाइन में लगकर मतदाताओं ने वोटिंग शुरू कर दी। इसी बीच बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल ने राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बागेश्वर में लाइन में लगकर मतदान किया। उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। आरक्षित सीट पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया था। बागेश्वर डीएम अनुराधा पाल ने बताया कि सुबह से मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। कहीं से भी किसी तरह की कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास ने सैनिक कल्याण कार्यालय स्थित बूथ पर अपने परिवार के साथ मताधिकार का प्रयोग किया। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू हो गई थी। कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन में पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास को श्रद्धांजलि दी गई। आपको बता दें कि सदन में कल अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। वही विधानसभा के 300 मीटर दायरे में धारा 144 लागू कर दी गई है। डीएम सोनिका के आदेश पर यह व्यवस्था विधानसभा सत्र के समाप्ति तक लागू रहेगी। इसके एक स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। उत्तराखंड विधानसभा का आज मानसून सत्र का पहला दिन है। पहले दिन का आगाज विधानसभा की पूर्व सदस्य चंदन रामदास को श्रद्धांजलि देने के बाद शुरू हुआ। इसके साथ ही विपक्ष दल कांग्रेस के तमाम नेता सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष उप नेता प्रतिपक्ष की माने तो राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है, क्योंकि इस मानसून सत्र के लिए कुल 614 सवाल लगे हुए हैं। ऐसे में सत्र की अवधि कम होने के चलते आखिर किस तरह से तमाम सवालों को जवाब दिए जाएंगे। मुख्य विपक्षी दल के नेताओं की माने तो ये सत्र महज 2 दिन ही चलने के आसार हैं, क्योंकि आगामी 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी है। विपक्ष की मुख्य एजेंडों की बात करें तो विपक्ष के नेता सदन में आपदा, अतिक्रमण, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और समय अवधि कम होने जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है। महंगाई लगातार बढ़ रही है। प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो आए उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। और मेरे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये घोषणा में इसको रखा, लेकिन आज तक
उसी तरीके से सत्र की अवधि इतनी कम की गई, इतनी छोटी की गई है, नियमावली के हिसाब से भी देखें तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे क्षेत्रों में, आज प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे मुद्दे होते हैं, जनता खुद कहती है कि ये मुद्दे को आप रखिए, लेकिन जब सत्र पूरी तरीके से चलेगा नहीं, जो अवधि होनी चाहिए उसमें नहीं चलेगा सत्र, तो हम जनहित के मुद्दों को कैसे रखेंगे? विधानसभा का पटल ही तो उनको रखने का एक माध्यम है हमारे पास। जब हम सवाल पूछेंगे, सरकार उसका जवाब देगी, उसमें क्रियान्वयन किया जाएगा। लेकिन जब वो अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है, 2, 3, 4 दिन, ये इससे कैसे होगा? तमाम मुद्दे हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में सरकार डालने की कोशिश करे, क्योंकि वह बचना चाहती है जनहित के मुद्दों से और क्षेत्रों में, प्रदेश में कोई विकास नहीं लाना चाहती। साफ ये दर्शाता है सरकार की मंशा। देखिए, पिछले वर्ष एक साल में 3 सत्र में 12 दिन विधानसभा का सत्र चला है। इतनी ज्वलंत समस्याएं हमारे प्रदेश के अंदर हैं और सरकार सत्र की अवधि कम कर जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज को दबाने का काम कर रही है। अन्य राज्यों में विधानसभा में बजट का सत्र लगभग 3 हफ्ते चलता है और उत्तराखंड में ये भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार 3 दिन में सत्र को खत्म कर देती है। सत्र पर, बजट पर, सामान्य बजट पर भी चर्चा नहीं कराती, विभागवार बजट पर भी चर्चा नहीं कराती और सत्र खत्म कर जनता की आवाज, जनता की समस्याओं को सुनने से भागती है। हमारा तो ये कहना है, जनता की आवाज को दबाना बंद करो, सत्र की अवधि बढ़ाओ। जब नियमावली में लिखा गया है कि एक वर्ष में लगभग 60 दिन का सत्र चलना चाहिए, तो आप समझिए 60 दिन, एक चौथाई, एक का छठा हिस्सा भी, एक 5वां हिस्सा, 12 दिन सिर्फ सत्र चलाती है, तो समझिए कि विपक्ष कैसे जनता के सवालों को सरकार के सामने रखेगा। ये सरकार जनता के सवालों से भागने का काम कर रही है। सरकार ऐसे ही, आज अतिक्रमण की बात हुई तो अधिकारियों कर्मचारियों को बचाने के लिए सरकार ने रोलर चला दिया, डोजर चला दिया, बोले आप बुलडोजर निकालो और तोड़ दो। आपने हाईकोर्ट में उत्तराखंड की जनता के, उत्तराखंड के व्यापारियों का पक्ष रखने का काम क्यों नहीं किया? सरकार जनता का पक्ष न रखकर अधिकारी कर्मचारियों की सरकार हो गई है, उनको बचाने के लिए काम कर रही है। हमारे पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियां अलग हैं, वर्षों लोगों ने वहां खड़े होकर लोगों की सेवा करी है। दिन में 2-4 ग्राहक जब जाते थे तब से वो बैठे हुए हैं और आज उनको उजाड़ने का काम कर रही है, उनका पक्ष नहीं रख रही है। विशेष सत्र बुलाकर विधेयक लाती, कुछ कानून बनाती, लेकिन नहीं, बुलडोजर चला दिया। ये जनता को उखाड़ने वाली सरकार है। ये पहली सरकार है जो जनता को बिठाने की जगह उखाड़ने का काम कर रही है। अगर कोई अतिक्रमण के हद में भी आ रहा है तो पहले उसके पुनर्वास की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? बिना पुनर्वास के बुलडोजर चला रहे हैं, तो सरकार का कोई रोड मैप। कालागढ़ से सटे भिक्कावाला गांव में 132 केवी बिजली घर पर आयोजित महापंचायत में भाकियू के नेता बिजली और वन विभाग पर जमकर हमला किया। आपको बता दें कि किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर भाकियू बीते 10 दिन से बिजली और वन विभाग के विरुद्ध धरने पर थे। विभागीय अधिकारियों के उपेक्षित रवैये से आक्रोशित किसानों ने धरना स्थल पर महापंचायत का आयोजन किया। संगठन के मंडल अध्यक्ष बाबूराम तोमर ने महापंचायत को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही रिश्वतखोरी और उत्पीड़न के मामले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी और भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन का ऐलान किया। आज विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन है। पहले दिन का आगाज विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय चंदन रामदास को श्रद्धांजलि के साथ किया गया। इसके साथ ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के तमाम नेता सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आए। नेता प्रतिपक्ष, उप नेता प्रतिपक्ष की माने तो राज्य सरकार जनता की आवाज दबाने का काम कर रही है, क्योंकि इस मानसून सत्र के लिए कुल 614 प्रश्न लगे हुए हैं। ऐसे में सत्र की अवधि कम होने के चलते आखिर किस तरह से तमाम सवालों के जवाब आएंगे। मुख्य विपक्षी दल के नेताओं की माने तो ये सत्र महज 2 दिन ही चलने के आसार हैं, क्योंकि आगामी 7 सितंबर को जन्माष्टमी की छुट्टी है। ऐसे में ये सत्र आखिर किस तरह से चल पाएगा। देखिए, उन्होंने कहा है कि 3 दिन का सत्र और 6 तारीख को कार्य मंत्रणा समिति की फिर बैठक होगी, लेकिन हमें भरोसा नहीं है सरकार पर।
क्योंकि जब भी हुआ है इन्होंने किसी न किसी प्रकार से सदन को बाधित किया है। ट्रेजरी बेंच ने हमेशा सदन को स्थगित करने के लिए इस तरह के हरकतें की हैं कि सदन बाधित हो, और इनकी तरफ से शुरुआत हुई है जिससे कि सदन को हम स्थगित कर दें और जो सवाल हैं, जो माननीय विधायकों के सवाल हैं, जो जनता के सवाल हैं, उससे हम बच सकें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मनसा ही नहीं है कि जन सरोकार के मुद्दे निकल कर आए। सरकार सत्र को लगातार छोटा करती जा रही है। देखिए, पक्ष और विपक्ष और सरकार उसे सुनकर उसका समाधान करेगी, लेकिन उसके लिए समय चाहिए। आप देख रहे होंगे पिछली बार बजट सत्र, अन्य राज्यों की बात अगर हम करते हैं तो बजट सत्र 3-3 हफ्ते चलता है, और उत्तराखंड की बात करें तो 3 दिन चलता है। आज मानसून सत्र ये भी आपको पता है कि 2 ही दिन का है, कि आज कंडोलेंस होनी है, कल हाउस चलेगा, 7 को छुट्टी है और 8 को हाउस चलेगा अगर ये चलाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि उत्तराखंड की जनता की आवाज को उठाया जाए, जनता की आवाज सरकार के सामने आए, जनता समाधान करे। विपक्ष पूरी तरह से तैयार है। हम लोग अतिक्रमण पे, आपदा पे, बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, महिला सुरक्षा पे, जितने भी अगर आप उठाएंगे मुद्दे, उत्तराखंड में मुद्दों की भरमार है, लेकिन विपक्ष सत्र को छोटा कर उनसे भागना चाह रहा है। बागेश्वर उपचुनाव शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। सुबह 11 बजे तक 22% मतदान हो चुका था। लगातार पोलिंग बूथ पर मतदाताओं के आने का सिलसिला भी जारी रहा। चुनाव को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह भी नजर आ रहा था। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा लगाए गए वॉलंटियर्स बुजुर्ग मतदाताओं को मतदान केंद्र तक ला रहे थे और उनसे वोटिंग भी करवा रहे थे। महंगाई के साथ सैलरी भी बढ़ रही है, तो सैलरी बढ़ तो अपने आप महंगाई तो होना ही होना है। तो अगर सस्ता ही लेना है तो या तो फिर बोलिए कि हमारी तनख्वाह भी कम कर दीजिए। क्यों? वे भाई सबका विकास हो, सब गरीबी दूर हो लोगों की, है ना, और जो है देश का विकास हो। मुद्दे हमारे जो मूलभूत आवश्यकता हैं, जैसे बेरोजगारी है और सबसे ज़्यादा महंगाई के मुद्दे पर हम यहाँ पर वोट करने आए हुए हैं। और जिस तरह लगातार हमारा युवा वर्ग कमज़ोर होता जा रहा है, तो इस कमज़ोर वर्ग के द्वारा हम कैसे अपने अच्छे भारत की। मॉनसून सत्र के पहले दिन ही सदन शुरू होने से पहले खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने कैबिनेट मंत्री सतपाल महराज पर घेरने का काम किया। बरसात में नदियों के उफान आने के बाद कई लोगों के घर में पानी घुसा दिया था, जिस पर सतपाल महराज ने 2500 रुपए प्रत्येक घर को देने की बात कही थी। कैबिनेट मंत्री के इस बयान पर उमेश कुमार ने तीखा हमला बोला। उमेश कुमार का कहना है कि वे मंत्री के घर पर पानी भर कर देखना चाहते हैं, फिर 2500 रुपए पाकर क्या मंत्री जी संतुष्ट होते हैं या नहीं हो पाते हैं। साथ ही सतपाल महराज पर हमला करते हुए उमेश कुमार ने कहा कि सिर्फ प्रवचन देना जानते हैं, मंत्री पद संभालना उन्हें नहीं आता। देखिए, पिछले दिनों जो बाढ़ आई है उत्तराखंड में, उसमें सबसे अधिक जो नुकसान हुआ है वो हरिद्वार जनपद को हुआ है। लगभग 100% फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर बह गए हैं, टूट गए हैं। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास दोबारा फसल बोने के लिए बीज खरीदने तक के पैसे नहीं। बहुत सारी दुखद घटनाएं भी घटी हैं। चंदपुरी गांव के पल्लूराम जब अपने खेत को देखने गए तो वही मौके पर उनकी हृदयघात से मृत्यु हो गई। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जहां एक समय का चूल्हा जलाने की भी व्यवस्था नहीं है। किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है हरिद्वार जनपद में। बाढ़ ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया है। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले। यार रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एएनबी न्यूज़।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड में सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर सरकारी जमीनों पर किए गए निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में तमाम हिस्सों में इस तरह की कार्रवाई चल रही है कि इस कार्रवाई पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि वे न्यायालय का पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन सरकार को सभा में ऑर्डिनेंस लाकर लोगों के रोजगार की रक्षा करनी चाहिए। यमुनोत्री से निर्दलीय विधायक संजय डोभाल ने भी सरकार द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान बहुत मुश्किल से लोग रिवर्स पलायन करके पहाड़ आए और वहां पर जब लोगों ने अपने व्यवसाय खड़े किए तो उन व्यवसायी पर सरकार बुलडोजर चलवा रही है। वही सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि सरकार हाईकोर्ट के निर्णय का पालन कर रही है, लेकिन सरकार को अतिक्रमण हटाने के खिलाफ पहाड़ों में कोई नीति बनानी चाहिए। हम माननीय न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है, सरकार का दायित्व है। अतिक्रमण के नाम पर पूरे प्रदेश में पर्वतीय अंचलों में गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, मैदानी क्षेत्र हो, हर जगह एक दहशत का, डर का माहौल बना दिया गया है। लोग अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित हैं। घरों को चिन्हित किया जा रहा है। दुकान है, ढाबे हैं, होटल्स हैं, वो आज इस बात को लेकर चिंतित है कि हमारा घर चला जाएगा, हमारी दुकान चलाएगी, रोजगार चला जाएगा, इस बात को लेकर चिंतित है। और ये सरकार ने इरादा स्पष्ट भी कर दिया है। जो सरकार रोजी नहीं दे सकती, रोटी नहीं दे सकती है रोज है, वो सरकार क्या उम्मीद करें। लेकिन सरकार की नीयत साफ होती तो सरकार निश्चित रूप से ऑर्डिनेंस लाती, विशेष सत्र बुलाती, इसमें चर्चा होती और सत्र आ रहा है। लेकिन सरकार की नीयत साफ नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उसके सापेक्ष न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। उसके सापेक्ष हमें माननीय उच्चतम न्यायालय में अपनी बात को। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी जो और मुद्दे इस मुद्दे के सामने गौण है, क्योंकि पूरे प्रदेश में हाईकोर्ट के निर्देशों पर जो सरकार ये अतिक्रमण का अभियान चला रही है, ये बिल्कुल ही निहायत गलत है। क्योंकि सरकार द्वारा दोहरी पॉलिसी अपनाई जा रही है। केवल पहाड़ी जिलों में ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है और बड़ी मुश्किल से तो पहाड़ में लोग पलायन करके वापस रिवर्स पलायन करके कोविड में घर आए और उन लोगों ने अपने के लिए जैसे तैसे करके, चाहे किसी ने कहीं छप्पर बना के, चाहे कैसे भी है, उन्होंने अपने के लिए ठेहे बनाए और वो सभी अभी हाईकोर्ट के निर्देश से सरकार उनको तोड़वा रही है। और मेरा सरकार से बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि सरकार या तो इस अतिक्रमण पे जो जिससे बेरोजगार हो रहे हैं लोग, उस पे कोई नीति बनाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग पहाड़ों में बेरोजगार हुए हैं और उनके रोजगार के लिए सरकार या तो कोई नीति बनाए या विधेयक लाके इस अतिक्रमण अभियान को रोके। और तो जो मुद्दे है होते ही है जनरली भाई, हमारा क्योंकि हम सबसे पिछड़े जनपदों में से एक उत्तरकाशी जनपद से और यमुनोत्री विधानसभा से आता हूं, तो निश्चित ही चाहे वहां पे रोड की भी वहां पे बहुत ज्यादा समस्याएं हैं। रोजगार की तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि अभी जो रोजगार था भी वो भी सरकार या विधानसभा सत्र में हरिद्वार से विधायक अनुपमा रावत ने हरिद्वार में आई आपदा के मुद्दे को लेकर सवाल उठाए। अनुपमा रावत का कहना है कि हरिद्वार जनपद में आई आपदा से हरिद्वार के किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं। इस आपदा में कई लोगों के घर टूट गए, लेकिन अभी तक उन लोगों की मुआवजा की राशि नहीं मिली। इस बात से साफ हो जाता है कि प्रदेश सरकार का आपदा पीड़ितों पर कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी
इस प्रदर्शन के माध्यम से आपदा पीड़ितों की बात सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। आज हमारा प्रदेश आपदा से पूरी तरीके से ग्रसित है। शिक्षा पूरी तरीके से चरमराई हुई है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, प्रदेश में लगातार बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो आप इन्वेस्टमेंट समिट लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज से पूर्व जो आए उनका तो बताइए, उनके बारे में कुछ बोलते नहीं हैं। और मेरे विधानसभा हरिद्वार ग्रामीण में माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ये घोषणा में इसको रखा, लेकिन आज उसी तरीके से सत्र की अवधि इतनी कम की गई थी, छोटी की गई है, नियमावली के हिसाब से भी देखें तो कुछ भी नहीं है। तो हमारे क्षेत्रों में, आज प्रदेश के क्षेत्र में ऐसे मुद्दे होते हैं, जनता खुद कहती है कि ये मुद्दे को आप रखिए, लेकिन जब सत्र पूरी तरीके से चलेगा नहीं, जो अवधि होनी चाहिए उसमें नहीं चलेगा सत्र, तो हम जनहित के मुद्दों को कैसे रखेंगे। विधानसभा का पटल ही तो उनको रखने का एक माध्यम है हमारे पास। जब हम सवाल पूछेंगे, सरकार उसका जवाब देगी, उसमें क्रियान्वयन किया जाएगा, लेकिन जब वो अवधि नहीं बढ़ाई जा रही है 2, 3, 4 दिन, ये इससे कैसे होगा। तमाम मुद्दे हैं, प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में सरकार डालने की कोशिश करे, क्योंकि वह बचना चाहती है जनहित। लगातार डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए विकासनगर पालिका सभागार में क्षेत्र के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने प्रशासनिक और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तैयारी को लेकर भी विधायक ने स्वास्थ्य विभाग की मौजूदा टीम से तैयारी को लेकर बातचीत की। बैठक में एसडीएम विकासनगर सहित नगर पालिका अध्यक्ष शांति जुआठा भी मौजूद रहे, जहां विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अधिकारियों को हिदायत दी कि शहरी क्षेत्र सहित ग्रामीण इलाकों में छिड़काव की व्यवस्था करें, साथ ही पानी जमा होने वाले जगह का खास ध्यान दें। इस दौरान विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने बताया कि अस्पताल में डेंगू को लेकर विशेष 10 बेड की व्यवस्था की जा रही है। स्थानीय विधायक ने दावा किया कि अगर डेंगू ने ज्यादा प्रकोप फैलाया तो उसके लिए हमारी प्रशासनिक स्वास्थ्य टीम तैयार है। अपर उत्तराखंड की खबरों के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।